आर ए बी सी एंड डी शो दैट क्वाड्रिलेटरल इज़ अ पैरेललोग्राम, यानी कि 4 पॉइंट्स आपको दिए हैं वो क्वाड्रिलेटरल। आपको ये प्रूव करना है कि क्या ये पैरेललोग्राम है। तो आपको पता है पैरेललोग्राम के आप पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं और उसमें ये आपने सीखा था कि ऑपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। अब अगर हमारे पास 4 पॉइंट्स है तो उनको रिलेट कैसे करेंगे, ए को बी के साथ, बी को सी के साथ और सी को डी के साथ और डी को आप ए के साथ रिलेट करेंगे। ये मैंने यहाँ पर पॉइंट्स अब आपके लिए लिख दिए हैं। अब आपने इसको सॉल्व करना है। पहले को ए को बी के साथ, ठीक है। x2 की वैल्यू आपके पास 0 है और x1 की भी 0 है। y2 की वैल्यू 5 है और y1 की वैल्यू 0 है। यहाँ तो 0 ही आ जाएगा, यहाँ पर 5 और होल स्क्वायर आ जाएगा। तो 0 प्लस एनी नंबर दैट बिकम्स द सेम नंबर। तो 5 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है, 25, ठीक है। जब आप इसको स्क्वायर रूट से ओपन करें, चले मैं एक स्टेप आपके लिए ले लूँ, ठीक है। 0 + 5 तो ये आपके पास 5 का स्क्वायर आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 आता है। स्क्वायर रूट से अगर आप बाहर भी निकालें, यहाँ से भी डायरेक्ट निकालें तो भी आपके पास 5 ही आता है। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब आपने बी और सी की वैल्यू जो है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये आपके पास x2 की वैल्यू 4 है और x1 0 है। y2 की वैल्यू 7 है, y1 की वैल्यू 5 है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आ जाता है 4 आ जाता है और यहाँ 7 में से आप 5 सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 2 आ जाता है। 4 टाइम्स 16, 2 टाइम्स 4 हो गया। जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 20 और अगर आप फर्दर इसके फैक्टर्स बनाना चाहें तो वो आपके पास 2√5। ये आपके पास आ जाती है इक्वेशन नंबर 2। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके बाकी 2 रिमेनिंग पार्ट। अब सी और डी को हमने रिलेट करना है। x2 की वैल्यू आपके पास 4 है और यहाँ पर x1 की भी 4 है। y2 की वैल्यू 2 है और y1 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है, 7 है। 4 और 4 कैंसिल हो गया तो आपके पास 0 आ गया। अब 7 में से आपने 2 माइनस किया तो आपके पास आ जाता है -5, ठीक है। ये 0 आ गया आपके पास, इसको 25 बना दे। 0 + 25 तो 25 ही आ जाता है। अब आपने क्या करना है कि इस 25 को आपने फर्दर सॉल्व करना है। तो जब स्क्वायर रूट से आप इसको बाहर लाएंगे तो आपके पास 5 ही आ जाएगा, ठीक है। अगर चाहें तो एक स्टेप आप कर लें ताकि आप और समझ जाएं, ठीक है। इसको स्क्वायर रूट के अंदर रखिए, ये 2 टाइम ये कैंसिल होकर आपके पास 5 आ जाता है। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब लास्ट पार्ट इसका देख लेते हैं। x2 की वैल्यू 0 और x1 की वैल्यू आपके पास 4 है, ठीक है, ये 0 है। फिर y2 की वैल्यू 0 और y1 की वैल्यू आपके पास 2 है। यहाँ आ जाएगा -4 का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा -2 का स्क्वायर। 4 टाइम्स 16 और 2 टाइम 4 हो गया। अब 16 और 4 को आप ऐड करें तो आपके पास आ जाता है 20। आप फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो 2√5 आ जाता है और ये आपके पास क्या आ जाता है, इक्वेशन नंबर 4। अब हम इसको वर्ड्स में आंसर करेंगे, ठीक है। वो कैसे करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 इट शोज़ दैट ए बी एंड सी डी इज़ इक्वल्स टू 5 यूनिट एंड बी सी एंड डी जो है वो आपके पास √20 या 2√5 यूनिट्स हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास ये मैं ले लेती हूँ ए बी, ठीक है। इसको हम कर लेते सी डी क्योंकि ये 5 है और ये भी 5 आया और यहाँ पर इसकी वैल्यू ये छोटी है 5 से। तो ए डी की वैल्यू भी देखें 2√5 आ गया और बी सी की भी वैल्यू 2√5। जब ऑपोजिट जो साइड्स की लेंथ इक्वल होगी तो वो आपके पास क्या होगी, वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगी। हैंस ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, सो द गिवन वर्टिसेस आर ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक हो गया। अब हम रोम्बस के बारे में थोड़ा जानेंगे। जो आपके पास क्वेश्चन में जो फिगर्स आ रही हैं, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आते जा रहे हैं, मैं उसकी डिटेल इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको उससे रिलेटेड कोई नो हाउ हो जाए, ताकि आप कोई अगर MCQs आए तो आप उसको हैंडल कर सके, ठीक है। अब रोम्बस जो है इज़ अ काइंड ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्यों हम इसको कहते हैं कि ये पैरेललोग्राम है, एक किस्म की पैरेललोग्राम है, क्योंकि ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को पूरा करता है। जैसे कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ऑपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, तो वो सब शर्तों को पूरा करता है। इस वजह से ये भी एक तरह का पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब रोम्बस 2 तरह के, एक स्क्वायर है और एक नॉन स्क्वायर है। जो स्क्वायर रोम्बस है उसमें 4 साइड्स इक्वल हैं
ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, जबकि नॉन स्क्वायर जो आपके पास रोम्बस है उसमें 4 साइड्स भी इक्वल हैं, उसमें ऑपोजिट साइड भी पैरेलल है, मगर उसमें 2 एंगल्स जो 2 ऑपोजिट एंगल हैं वो आपके पास ग्रेटर देन 90 डिग्री के होते हैं और 2 ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो आपके पास स्मॉलर देन 90 डिग्री के होंगे। जो ग्रेटर देन 90 डिग्री का होगा वो ऑब्ट्यूस होगा और जो स्मॉलर देन 90 वो एक्यूट होगा। मैंने एक एग्जांपल आपके आगे रखी भी, जैसे अगर ये 60 के हैं तो ये सामने के 120 के हो जाएंगे, फिर अगर ये सामने के 70 हो जाएगा 70 तो ये आमने सामने के 110 हो जाएगा। यानी कि इस तरह से आपका जो है वो इसके एंगल्स होते हैं नॉन स्क्वायर के, ठीक है। अब एक और चीज़ जो है इसमें हम पढ़ेंगे वो है स्क्वायर में जो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया, ये भी अगर 90 का है तो इसके सामने भी 90 का होगा और अगर 60 है तो वो भी 60 का होगा। मगर एक और चीज़ है कि जो इनके ये एडजेसेंट एंगल है, यानी कि मैंने a प्लस b को ऐड किया तो इन दोनों का सम 180 के इक्वल आएगा, यानी कि ये सप्लीमेंट्री एंगल हुए फिर, ठीक है ना। इसी तरह अगर इसके हमने पढ़े थे, यहाँ पर हमने पढ़े, सपोज़ ये कर एक फिगर है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास 60 के एंगल होगा, ये तो ये भी 60 का हो जाएगा, ये भी 120 का है तो ये भी 120 का हो जाएगा। मगर अगर मैं 120 और 60 को ऐड करूँ, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट एंगल है तो इनका सम 180 आना चाहिए, ठीक है। कोई भी आपके पास वैल्यूज़ हो मगर उनका जो ये जो एडजेसेंट एंगल है, जैसे ये AB है ये एडजेसेंट एंगल है, BC को ऐड करूँ तो ये एडजेसेंट एंगल है, CD को ऐड करूँ तो ये आपके पास एडजेसेंट एंगल है और AD को ऐड करूँ तो ये एडजेसेंट एंगल है, यानी कि इनका सम 180 आना चाहिए और ऑपोजिट इंटीरियर एंगल आपके पास इक्वल होते हैं, ठीक है। फिर स्क्वायर में जो है डायगनल्स की लेंथ तो इक्वल होती है और डायगनल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, आप देख भी सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ये एक रोम्बस शेप बना रही हूँ तो ये आपके पास डायगनल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, ना सिर्फ ये परपेंडिकुलर है बल्कि आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो मीट कर रहे हैं वो 90 डिग्री के एंगल पर मीट करें। इन दोनों डायगनल्स का मिड पॉइंट सेम होता है, यानी कि एम मिड पॉइंट M1 इज इक्वल टू M2, यानी इस एक डायगनल का मिड पॉइंट दूसरे डायगनल का मिड पॉइंट आपके पास इक्वल होते हैं। नॉन स्क्वायर डायगनल में जो है डायगनल की लेंथ डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, क्योंकि एंगल डिफरेंट है, यानी कि एक डायगनल की लेंथ डिफरेंट हो सकती है, दूसरे की डिफरेंट हो सकती है, मगर ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर उसी तरह होते हैं और इनके मिड पॉइंट भी आपस में इक्वल होते हैं। और इसी मिड पॉइंट इक्वल होने की वजह से हम किसी किसी जगह पर इस तरह के क्वेश्चंस का सलूशन भी जो है वो निकालते हैं, ठीक है, जो आप अपनी एक्सरसाइज के इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, ठीक है। Question 3 show that the 4 points 5, 8, 7, 5, 3, 5 and 5, 2 are the vertices of a rhombus, ठीक है। अब हम ऐसे नहीं इसको पता करा सकते कि कौन सा पॉइंट जो है रोम्बस में कहाँ पर आएगा। पहले रोम्बस के बारे में आपको थोड़ा सा जो है इंट्रोडक्शन इसका पता होना चाहिए। आप इस क्वेश्चन के स्टार्ट में आपने जो इंट्रोडक्शन पढ़ा है आपको वो पॉइंट्स याद होने चाहिए। मैं फिर भी रिकॉल कर दूँ, आपको पता है कि रोम्बस एक काइंड ऑफ पैरेललोग्राम है, ठीक है, और ये जो है 2 तरह की होती है, एक स्क्वायर रोम्बस होता है, एक नॉन स्क्वायर रोम्बस होता है। दोनों में 4 साइड जो होती हैं उनकी इक्वल होती है, यानी लेंथ वाइज इक्वल होती है, और जो 4 साइड्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है, यानी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। अगर स्क्वायर रोम्बस है तो उसमें एंगल 90 डिग्री का होगा और अगर नॉन स्क्वायर रोम्बस है तो 2 एंगल्स जो होंगे वो ग्रेटर देन 90 डिग्री के होंगे और 2 एंगल्स जो होंगे वो लेस देन 90 डिग्री के होंगे, यानी 2 एंगल्स जो होंगे ऑब्ट्यूस एंगल होंगे और 2 एंगल एक्यूट एंगल होंगे। ऑपोजिट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं और सम ऑफ एडजेसेंट एंगल जो होता है 180 के इक्वल होता है। ये बातें सब आपको इसके रोम्बस के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम ऐसे करते हैं कि हम अपने पॉइंट्स आसानी से देने के लिए, कि वर्टिसेस आसानी से डिटरमिन करने के लिए हम ऐसे कर लेते हैं कि इन पॉइंट्स को पहले प्लॉट कर लेते हैं। पहले हम 5 और 8 को प्लॉट कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस पर आपके पास 5 आ गया और वाई एक्सिस पर आपके पास 8 आ गया। फिर 7, 5 को आप प्लॉट कर लें, 7 एक्स एक्सिस पर 7 आ गया और वाई एक्सिस पर आपके पास 5 आ गया। फिर आपके पास थर्ड पॉइंट आपके पास आ गया, एक्स एक्सिस पर 3 आ गया और वाई एक्सिस पर आपके पास 5 आ गया। फिर आपके पास लास्ट पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पर 5 है और वाई एक्सिस पर आपके पास 2 आ गया, ठीक है। अब आपको ये पॉइंट्स मिल चुके हैं, अब आप इनको जो है ज़रा प्रोमिनेंट कर दें। प्रोमिनेंट करने से आपको ये पता चल जाएगा, जो आपके पास फर्स्ट पॉइंट था 5 और 8, ठीक है, वो ये था आपके पास, ठीक है। अब इसको आप जो है ऐसे कर लेते, इसको हम A कह देते हैं। ये 5, 8 हो गया।
फिर आपके पास 7 और 5 था, ये दूसरा पॉइंट, इसको आप बी कह लें, ठीक है, 7 5 हो गया। फिर आपके पास थर्ड पॉइंट है जो है 3 और 5, 3 और 5 था, यानी एक्स एक्सिस पर 3 था और वाई पर 5 था, तो ये आपके पास आ गया सी आपके पास 3 5, ठीक है। फिर जो लास्ट पॉइंट था जिसको आप डी कह लें, इस तरह से आपके लिए सोल्यूशन निकालना इजी हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इन पॉइंट्स को जॉइन कर दें, आप ए को सी से जॉइन करें, ठीक है। फिर आप ऐसे कर लें कि इन सारे पॉइंट्स को जब आप जॉइन करेंगे तो आपको एटलीस्ट इनको ऑर्डर में लिखना आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए आपने इन पॉइंट्स को जॉइन किया, ये बन गया रोम्बस। ये बहुत जल्दी फिगर बन जाती है अगर आप इसको जो है थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। अब ऐसे कर लेंगे कि ए बी को हम रिलेट कर लेंगे, इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे। हम ऐसे कर लेते हैं, हमने ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। फिर हम ऐसे कर लेंगे कि इसमें डिस्टेंस जो है हम सी डी का फाइंड आउट कर लेंगे। फिर हम डिस्टेंस निकाल लेंगे ए सी का, और फिर हम डिस्टेंस निकाल लेंगे डी बी का, ठीक है। इससे हमें इनकी जो वैल्यू है लेंथ की वो पता चल जाएगी, ठीक है। और हमने पता है कि रोम्बस के जो ऑपोजिट साइड्स हैं उन वो इक्वल भी होते हैं और वो पैरेलल भी होते हैं। चलो अब हम इसके फर्दर डिस्टेंस फाइंड आउट। अब आप ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे, ठीक है। अब आप लिखें x2 की वैल्यू 7 और x1 की वैल्यू 5, ठीक है। y2 की वैल्यू 5 और y1 की वैल्यू 8, ठीक है। अब आप सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 में से आप 5 सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपके पास आ जाता है -3। अब यहाँ 2 2 टाइम 4 आ जाएगा, 3 3 टाइम्स 9 आ जाएगा। आप जब दोनों को ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देख लें 5 -3 हो जाएगा, फिर y2 की वैल्यू 2 -5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आ जाता है 2 और यहाँ पर आपके पास आ जाता है -3। फिर 2 2 टाइम्स 4, 3 3 टाइम्स 9। अब आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर भी 13। अब आपके पास ए बी और सी डी की वैल्यू 13 आ गई। अब आप देखिए यहाँ पर अब देखते हैं 3 -5 आपके पास आ जाता है और यहाँ पर 5 -8 आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर -2 आ गया आपके पास और यहाँ पर -3 आ गया आपके पास। यहाँ 2 2 टाइम्स 4, 3 3 टाइम्स 9, 9 और 4 को आप ऐड करें तो आपके पास फिर 13 आ जाता है। अब आपके पास लास्ट पार्ट डी बी का आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। 7 -5 आ गया आपके पास और 5 -2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास 2 आ गया और यहाँ पर आपके पास 3 आ गया, ये फिर 4 और 9 आ गया और आपके पास तीनों जो साइड्स थे उनकी लेंथ इक्वल आ गई। तो इसका मतलब है ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। अब ये आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या है, इन सबों की जो आपके पास लेंथ है वो इक्वल आ गई। ये भी 13 आई, ये भी 13 आ गई, ये भी 13 आ गई और ये भी 13 आ गई, ठीक है। एक बात का तो आप आंसर दे सकते हैं कि ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। आप आंसर करेंगे कि ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, और रोम्बस के लिए ये पहली शर्त है कि साइड्स जो हैं उसमें इक्वल होनी चाहिए। तो इसमें ऑल साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। अगर ऑल साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, तो देयरफॉर दीज वर्टिसेस फॉर्म अ रोम्बस, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर दीज वर्टिसेस फॉर्म अ रोम्बस। बस आपने इतना करना है कि बड़े जल्दी आपने इसको रफली प्लॉट कर लेना। प्लॉट करने से आपको ना इन ए बी सी डी की सही पोजीशन लोकेशन पता चल जाएगी। अच्छा, अब मैंने आपको ये बताया था कि रोम्बस 2 तरह की होती है, एक स्क्वायर रोम्बस होती है, एक नॉन स्क्वायर रोम्बस होती है। अगर कहीं क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि ये स्क्वायर रोम्बस है कि नॉन स्क्वायर रोम्बस है, तो फिर आप ये डायगोनल बना लें, ठीक है। अब मैंने एक ट्रायंगल को शो करना है तो इसलिए मैंने एक डायगोनल बनाया। अगर आपने यहाँ से ट्रायंगल को लेना है तो आपको होता है आप 4 साइड से ट्रायंगल ऐसी भी ले सकते हैं। तो मैंने ये आप देख रहे हैं एक ट्रायंगल बना लिए, ठीक है। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ ट्रायंगल ए बी और डी।
अब मैं इसको देखना चाहती हूँ कि क्या ये स्क्वायर रोम्बस है कि नॉन स्क्वायर रोम्बस है। तो हमारे पास दो साइड की तो लेंथ आ गई है, तो थर्ड साइड की लेंथ हम फाइंड आउट कर लेते हैं। वो थर्ड साइड क्या है, आपके पास AD है। तो x2 की वैल्यू 5 है, -5, ठीक है। y2 की वैल्यू 2 - 8 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तो 0 हो गया। अब 8 में से आपका 2 चला गया तो -6 आ जाता है। अब जब आप इसको ब्रैकेट से ओपन करेंगे तो 36 हो जाएगा। 36 + 0 36 ही है, मगर 36 का जब स्क्वायर रूट आप लेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। या अगर 6 आपने नहीं भी लिखना, आप 36 ही रहने दें फिर, क्योंकि मैं अब आपको इसको प्रूफ करके दिखाना चाह रही हूँ, ठीक है। यानी कि आपके पास ये जो डायगोनल है इसकी वैल्यू आ गई √36। अब हमने चेक करना है कि क्या ये स्क्वायर रोम्बस है, तो उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये स्क्वायर रोम्बस है कि नॉन स्क्वायर रोम्बस है। तो उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम जो है, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम इसको प्रूव करके दिखाते हैं, ठीक है। वो कैसे कि आपने लिखना है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर, इन दोनों के हाइपो का स्क्वायर जो है यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस और परपेंडिकुलर के सम के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर ये इक्वल हो गया तो आप कहोगे कि ये आपके पास जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। अब आपके पास जो परपेंडिकुलर, अगर आप नोटिस करिए जो आपके पास है ये वाली साइड को आप परपेंडिकुलर लेने और इसको बेस लेने हम चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमें भी पता चल जाएगा। तो हम चेक कर रहे हैं क्या दोनों साइड इक्वल है। ये स्क्वायर रूट इससे कट गया, स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर रूट इससे कट गया, यहाँ पर ये इसके साथ कट गया। अब ये 36 है और यहाँ पर आपके पास 26 है। ये दोनों साइड इक्वल नहीं आई, यानी कि इन दोनों साइड के का जो स्क्वायर है आप लोगे और उनको सम अप कर लोगे तो, और ये जो आपके उस डायगोनल है जिसको आप हाइपोटेन्यूज लिया है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये जो आपके पास है ये एंगल राइट एंगल ट्रायंगल के नहीं है, तो ये आपके पास स्क्वायर रोम्बस नहीं है, ठीक है ना। तो स्क्वायर रोम्बस के लिए इन दोनों का साइड का इक्वल होना लाजमी है। तो इसको हम कह सकते हैं इट्स अ नॉन स्क्वायर रोम्बस, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो फिर आप लिखोगे नॉन स्क्वायर रोम्बस, ठीक हो गया। Miscellaneous exercise 7, question number 4. A, B, C are the three collinear points such that B is midpoint of AC. Find the value of X and Y. मैं इस तरह से आपको बता देती हूँ। उन्होंने आपको ये तो बता दिया है कि दैट ये ABC जो है 3 वर्टिसेस हैं, ठीक है। B जो है वो आपके पास मिड पॉइंट है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं। A3 4, ठीक हो गया। ये दोनों एंड है पॉइंट लाइन के, ठीक है। और C X और Y, ठीक है। जो वैल्यू है वो तो आप लिख लें। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि जब भी आपको इस तरह से स्टेटमेंट दी हो और लाइन है, लाइन के दो एंड्स को आप ऐसे करें जो आपके पास एक एंड उसको X1 Y1 करें और इसको X2 Y2 करें, और जो मिड की वैल्यू है, जो मिड पॉइंट है आपके पास, उसको आप X और Y से शो करें, ठीक है। फॉर्मूला आपका यूं बनेगा, ठीक है। ये देखिए ये फॉर्मूला होता है आपका। अब मैं इसको यूज़ करना आपको बताऊं। ये आपके पास X की वैल्यू आ गई और अब मैं Y की यहाँ वैल्यू लिखती हूँ, ठीक है। ये मिड पॉइंट फाइंड आउट करने का आपके पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि आपके पास ये वैल्यू गिवन है, मैं एक मरतबा यहाँ पर लिख देती हूँ। कहाँ पर X और Y है, ये B जो था वो XY है, और कहाँ पर X1 है वो आपके पास 3 है, और X2 आपके पास ये हो गया, ठीक है।
y1 की वैल्यू आपके पास 4 है और y2 की वैल्यू आपके पास क्या है, y है, ठीक है, बाय 2। अब इसको हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे तो फिर आपको जो है और भी अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। एंड पर आपने ऐसी भी m की वैल्यू आपको मिल जाएगी। जब मैंने यूँ ऐसे आपको लिख के दिया तो वो आपके पास था b की वैल्यू यहाँ पर, और यहाँ पर आपके पास जो थी x1 की वैल्यू आपके पास 3 थी और यहाँ आपके पास x2 बाय 2 था, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास वैल्यू थी 4 प्लस y2 था और बाय, बल्कि ये x1 और y1, हाँ जी, ये आपके पास है, और यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2। अब हम ऐसे कर लेते हैं कि हम 2 पोर्शंस में इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। वो आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। वो कैसे सॉल्व करेंगे कि अब ये जो आपके पास है x आ गया था, ठीक है, ये x था आपके पास ना, और ये y था, तो x को हम x ही के साथ रिलेट कर लेते हैं, ठीक है, 3 प्लस x2 बाय 2, ठीक है। या ऐसे समझे या फिर आप ऐसे समझे तो आपको और भी अच्छा समझ आएगा। x की हमने वैल्यू निकालनी है तो हम x1 प्लस x2 बाय 2 लेंगे, क्योंकि ये x है और ये y है। फिर अगर y की वैल्यू हम ढूंढते हैं तो हम लिखते हैं y प्लस y2 बाय 2, ठीक है। इत्तेफाक से x की वैल्यू उन्होंने दी हुई है, यहाँ पर x1 आपके पास 3 था और x2 आपके पास ये हो गया। y की भी वैल्यू आपको गिवन थी और y1 आपके पास 4 था और y2 आ गया बाय 2। यहाँ पर अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो आपके पास हो जाएगा 3 प्लस x2 और माइनस 2। अब x2 आ गया आपके पास -2, जब इक्वल से ये उधर शिफ्ट होगा तो ये -3 हो जाएगा और -5 हो गया। अब आपने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो आपके पास हो जाएगा 4 प्लस y2, 7 2 टाइम्स आपके पास 14 आ जाएगा, तो 14 माइनस 4 आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब आपके पास जो मिसिंग वैल्यू थी वो आपको मिल गई, x2 की भी मिल गई और आपको y2 की भी वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब वो आप लिख लोगे, वो आपके पास -5 और ये 10 है। अब मैं आपको दोबारा से जो है प्रीवियस स्क्रीन दिखाऊं, ये देखें आपके पास इसकी वैल्यू मिसिंग थी ना, और वो आपको क्या मिली वैल्यू, वो आपके पास इसकी वैल्यू क्या मिली आपके पास, ये आपको मिल गई 5 और आपको मिल गई 10, ठीक है। यानी कि -5 और -10 आपका आंसर हो गया। यहाँ पर भी आप देखिए -5 और 10, ठीक हो गया।